अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, जो कि अज़रबैजान में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ उनकी ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई है और दीगर से भी उनकी मुलाकात हुई। अज़रबैजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराही इजलास के मौका पर उन्होंने क्लियर कहा है कि भारत का पानी को हथियार बनाना इंतहाई ख़तरनाक है और किसी कीमत पर इस तरह की जारहियत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुजम्मिल साहब, कैसे देखते हैं ये अहम इजलास? देखिए, ये जो ECO है ना, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें सेंट्रल एशिया की सारी स्टेट्स हैं। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, हर सारी जो सेंट्रल एशिया के स्तान है ना, वो सारे मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है जी। तुर्की है इसमें जी। तो ये एक सेंट्रल एशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और ये कॉरिडोर के हवाले से एक ECO कंट्रीज़ हैं जिनमें ये एक तो कुछ सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है। इसमें इंडिया नहीं है, आप समझें। इसमें रूस नहीं है, इसमें चाइना नहीं है, इसमें कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो, मेरा मतलब है, आप देखें ना, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके ज़्यादातर फोरम्स में चाइना और रशिया मौजूद हैं, तो वो हेजमनी बना लेते हैं ना वहाँ पे। तो यहाँ पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें खित्ते के बारे में एक जो बातचीत है वो होती है। तो इस हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान बहुत तजारत करना चाहता है। अगर अफ़गानिस्तान के साथ अमन हो जाए तो पाकिस्तान का रूट टू सेंट्रल एशिया बहुत आसान हो जाएगा। तो इस हवाले से ECO की अपनी इम्पोर्टेंस से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छा फोरम है और पाकिस्तान की यहाँ का इस फोरम में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब इसका सरबराही इजलास जो है वो अज़रबैजान में हो रहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने सरबराही इजलास से खिताब किया। उन्होंने भारत को पानी का हथियार बनाने को ख़तरनाक करार दिया। उन्होंने कहा हम किसी भी जहारियत को किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे। बहरहाल उन्होंने कहा है कि बाहमी इन्हिसार, इल्म की वसअत कार और इलाकाई ताउन, मुश्तरका खुशहाली, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, मतलब इकनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात की है। इस किस्म की समिट्स की साइड लाइन्स पर भी बहुत सारी मुलाकातें होती हैं। और ये जो है इसमें पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो 10 मुल्क बहुत ज़्यादा मुतासर है उसमें है, और पाकिस्तान उस हवाले से, पाकिस्तान में 2022 के इस सैलाब में 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए थे, उसकी भी शहबाज शरीफ ने बात की है। फिर इको टूरिज़म की बात की है, इकनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, एनर्जी कॉरिडोर की बात की है। इसके साथ हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, पाकिस्तान और तुर्की के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर एक इकनॉमिक कॉरिडोर भी बन सकता है। तो मेरे ख़्याल में एक अच्छा दौरा है। हमारे वैसे भी अज़रबैजान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। हालिया पाक भारत जंग में आपको पता है अज़रबैजान ने बहुत खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, और जिसकी बुनियाद पर इंडिया में तो आपको पता है आज बाइकॉट अज़रबैजान की मुहिम चल रही है। एक वो बाइकॉट टर्की की चला रहे हैं और एक बाइकॉट अज़रबैजान बाकू की चला रहे हैं। तो ये दोनों मुल्क जो इस समय इस ECO में मौजूद हैं, पाकिस्तान और अज़रबैजान और टर्की, दोनों पाकिस्तान के बहुत करीबी इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान का दोनों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात है। ईरान भी इसमें है, ईरान भी इसमें है। मैं कहना चाहता था खित्ते में ईरान भी इसमें, और ईरानी सदर से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है वज़ीर आज़म की। साइड लाइन्स पे ईरानी सदर से बातचीत हुई है। ईरानी सदर से वैसे भी इस यहाँ जाने से पहले भी शहबाज शरीफ साहब की बात हुई थी, और ईरान इस वक्त बहुत सेंटर है खित्ते में अमन के लिए। सब ईरान के साथ सबकी नज़रें टिकी हैं ईरान पर, सबकी नज़रें ईरान के ऊपर हैं। अब वैसे तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और ईरान इसराइल लड़ाई जंग के दौरान बहुत करीब आए हैं। आप देखें पिछले दिनों ईरान के आर्मी चीफ की पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बातचीत हुई है, और जो ईरान ने पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसी ने शुक्रिया का ट्वीट किया, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत, मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया, जबकि भारत में जो ट्वीट किया उसमें सिर्फ भारत की आवाम का शुक्रिया अदा किया, हुकूमत का नहीं अदा किया। और ईरानियन एम्बेसडर ने कहा कि
इंडिया जो था वो इसराइल के साथ था। जी। तो टेक्निकली पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ अपना कॉपरेशन देखता है। जैसे जैसे ईरान में अमन हो या ईरान पर से सैंक्शन हटें तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत बातचीत हो सकती है। और मेरे ख्याल में ईरान के सदर के साथ साइड लाइन्स पर गुफ्तगू हुई है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल की उनका। और टर्की का तो आपको पता है कश्मीर पर बहुत आउट ऑफ द वे स्टांस है जी। और तैयब एर्दोगान साहब ने तो हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान के गज़ा पर बात की, मकबूजा कश्मीर की गज़ा पर सब लोग इकट्ठे हैं। इनमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बल्कि सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी मुस्लिम हैं और पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की भी मुस्लिम है। और तमाम मुस्लिम ममालिक के गज़ा के हवाले से एक पॉलिसी है, बल्कि वो इतनी अरब जो हैं गज़ा के लिए फ़िक्रमंद नहीं जितने बाकी मुसलमान ममालिक हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अपनी ईरान को सफारती और हर किस्म की हिमायत का यकीन दिलाया है। और पाकिस्तान और ईरान जितने जितने करीब आते जा रहे हैं वो इंडिया के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि एक दौर में इंडिया जो था वो ईरान से अपनी दोस्ती की वजह से पाकिस्तान को बहुत न्यूट्रलाइज करता था। लेकिन अब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत करीब आ रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका को भी खुटक सकता है, पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगा? नहीं, कोई ऐसे नहीं खुटक सकते। मेरा मतलब है कि हमारा, उन्हें पता है हमारा हमसाया है और हमसायों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो कतर के भी ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर के अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं। हम बिल्कुल ऐसे तो नहीं हो सकता हम अमेरिका के लिए सबसे कट्टी करते हैं। वो क्या कहते हैं, हम कोई गुलाम है नहीं है, हम कोई गुलाम है। ठीक है ना। तो टेक्निकल बात है, जितना पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया है सिक्योरिटी काउंसिल में और जिसका ईरान ने बारहा, आपको पता है ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया जी। तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान चूँकि इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने में, करारदादों में पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार, जिसके बाद बड़ी कयासराइयाँ भी हो रही थी कि आखिर क्यों इतना थैंक यू करने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ दिया है? क्या पाकिस्तान की टेरिटरी से भी कोई अटैक किया गया है? पाकिस्तान ने सफारती सतह पर ईरान का बहुत साथ दिया और मैं समझता हूँ ईरान उसका बहुत शुक्रगुजार भी है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है। और आज भी ईरानियन सदर से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, बातचीत भी होती रहती है। और अब हमारे ईरान के साथ राब्ते बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं। मेरे ख्याल है सब बैरियर्स दूर हो गए हैं। ईरान पाकिस्तान को अपना बहुत बाएतमाद साथी और हमसाया समझता है। मेरे ख्याल में साइड लाइन पर ये भी मुलाकात हुई है। ख़त्ते में अमन के हवाले से यकीनन पाकिस्तान ने अपना उनको कहा होगा। पाकिस्तान तो मुज़ाकरात का हामी है, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात का भी हामी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तो यही कहा होगा कि आपको अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, कशीदगी कम करनी चाहिए और कोई सैंक्शंस ख़त्म करने का रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान पर सैंक्शंस ख़त्म होती हैं तो पाकिस्तान भी उसका बेनिफिशियरी होगा। हम ईरान से बहुत ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। और उसके अलावा उनकी आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात हुई है जी। आज़रबाईजान और पाकिस्तान ने तो पहले भी पाकिस्तान में कोई $2 बिलियन इन्वेस्ट करने की भी बात की थी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हालिया तनाज़े में आज़रबाईजान की हिमायत का बहुत शुक्र। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, आज़रबाईजान पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ था, लेकिन ईरान इसराइल की लड़ाई में ईरान के साथ नहीं था जी। ईरान की और आज़रबाईजान के बहुत कशीदा ताल्लुकात थे और अब अगर ईरानियन प्रेसिडेंट आज़रबाईजान गए हैं तो मुझे लगता है कुछ कशीदगी कम हुई है, क्योंकि ईरान को काफ़ी हद तक ये भी है कि आज़रबाईजान ने शायद उसके ख़िलाफ़ मदद की है। अफोर्ड नहीं कर सकता ना ईरान एट ए टाइम इतनी सारी दुश्मनी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उसकी भी एक वजह थी कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया की लड़ाई थी, ईरान आर्मेनिया की मदद करता जी। आप समझें, तो ईरान चूँकि आज़रबाईजान के मुकाबले में आर्मेनिया की मदद करता था तो फिर आज़रबाईजान ईरान के साथ नहीं। मुझे लगता है आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान भी कशीदगी कम हो रही है। ईरानी सदर वहाँ मौजूद हैं, उनकी आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात हुई है। तो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान कोई कशीदगी कम हुई है, जिसका बहरहाल पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन आज़रबाईजान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने वज़ीर आज़म को आज़रबाईजान के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है और हालिया तनाज़े पर शुक्रिया भी अदा किया है। और आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत डिफेंस कॉपरेशन भी है। आप समझें, बहुत ज़्यादा दिफाई ताउन है आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान जो है आज़रबाईजान के डिफेंस ज़रूरियात में उनकी बहुत मदद करता है और ये करता है। बिल्कुल हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं।
ठीक है ना जी। और बाकी जो है का उसके अलावा मेरे ख्याल में ये समिट्स जो होते हैं ना, ये एक किस्म की पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए बहुत अहम होते हैं। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का फिलहाल स्टेटस है उसको इस समिट में सामने रखना बड़ा जरूरी था, जिसपे वजीर आजम ने बड़ी गहरी आप नजर सब रखी मुल्कों को देखें, एक तो पानी भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफलाइन है और ये इंडिया मुसलसल जो जारियत कर रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है। देखें, ऐसे फोरम्स ना डिप्लोमेसी के लिए बहुत अहम होते हैं। आपको 10-11 मुल्क मिले, आपने उनसे अपनी बात की, अपनी बात पे उनको कायल करने की कोशिश की, उनसे राब्ता बढ़ाया, तो एक सफारतकारी तो हुई ना। अगर खित्ते के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी होंगे तो भारत का इस पर दबाव तो होगा जी। वैसे तो आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट लिया है, नोबेल के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने तो देखें जंग बंद कर, न्यूक्लियर जंग बंद कराई है। और अब तो ये बातें भी आ गई हैं कि पाकिस्तान जो है, ये अमेरिकी नायब सदर ने इंडिया को कहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है और पहले ही उनके जयशंकर ने एक्सेप्ट किया है इस इंटरव्यू में। और अभी मैं इंडियन डिप्टी चीफ का बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान की इसमें। इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ का भी एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने को बड़ी सुपीरियरिटी हासिल थी, हमारे पास, इनके पास चाइनीज प्लेन्स थे जिन्होंने तो, और राफेल गिराने का भी अब एतराफ़, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ये हो जाएगा। हाँ देखें, उनको पाकिस्तान की सुपीरियरिटी का इतना अंदाज़ा नहीं था जितनी साबित हुई है। ये उनके लिए सरप्राइज था। और मैं समझता हूँ कि अब जो डिप्लोमेसी के फ्रंट में भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है उसका भी इंडिया को अंदाज़ा नहीं था कि इस किस्म के फोरम्स में भी वैसे भी बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा भी हम तो इसे पॉजिटिवली देखते हैं और मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। गज़ा जंगबंदी के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप की वैसे काफ़ी अच्छी कोशिशें हैं। लेट्स सी उस हवाले से क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बात खैबर पख्तूनख्वा की, जहां इस्लाम तहरीक इंसाफ के लिए टफ टाइम है। सेनेट में केपी की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुज़म्मिल साहब, केपी में आने वाले टाइम में तहरीक इंसाफ को कितना कमज़ोर होता देख रहे हैं आप? नहीं, इन सेनेट की नशिस्तों में भी ज़्यादा नशिस्तें पीटीआई ले जाएगी क्योंकि पीटीआई की अक्सरियत है अभी भी केपी असम्बली में। अगर अक्सरियत ना हो तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाए। अभी भी जो एदाद शुमार आते हैं उसमें यह है कि अगर 20 एमपीए तोड़े ना अपोजिशन तो फिर जाके हुकूमत गिरती है। कोई 2-4 ये मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद भी। लेकिन अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वैसा कर लेगी। नहीं, मुझे अभी मुमकिन नहीं इस पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सेनेट की जो नशिस्तें हैं ना, इनमें से अक्सरियत जो है वो, मतलब अगर ये 10 हैं तो 6 तो 7 जो है वो पीटीआई जीतेगी। जैसे अलीमीन गंडापुर बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये मजाक हो सकता है। हाँ ठीक है, हम बात कर लेते हैं। अब ये देखने जो केपी का सेनेट का इलेक्शन है ये रुका हुआ था मखसूस नशिस्तों की वजह से। अब मखसूस नशिस्तों का पहले जब नोटिफिकेशन हुआ था तब केपी असम्बली ने, पीटीआई ने उन अरकान को हलफ नहीं लेने दिया था। आपको याद है पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत भी कहा था कि हुई है, लेकिन नहीं लेने दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिल गया तो वो सारा। अभी तक तो देखें वहाँ बाकी जगह हलफ नहीं होना, बाकी जगह जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं उन अरकान ने पहले हलफ उठा लिया हुआ है, दोबारा हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केपी में जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं उनके हलफ की ज़रूरत है। जब तक वो केपी असम्बली में हलफ नहीं उठाएंगे वो सेनेट के इलेक्शन में भी वोट नहीं डाल सकेंगे। आप समझे जी। अब क्या के पीटीआई इन मखसूस नशिस्तों के जो लोग हैं इनको हलफ उठा के केपी में सेनेट का इलेक्शन होने देगी, ये बड़ा सवाल है, या रोक देगी? लेकिन टेक्निकल बात ये है कि पहले हलफ होगा फिर इलेक्शन होगा। अब उन्होंने तो कहा है कि 21 जुलाई को इलेक्शन होगा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, लेकिन इसका मतलब है 21 जुलाई से पहले कोई एक ऐसा इजलास ज़रूर होगा जिसमें मखसूस नशिस्तों के लोगों का हलफ होगा। अगर वो हलफ नहीं होगा तो 21 को पोलिंग कैसे होगी? फिर इलेक्शन कमीशन पोलिंग कैंसिल कर देगा जैसे पहले हुई थी। तो मैं ये तो ठीक है कि सेनेट मुकम्मल नहीं है और केपी की सेनेट की सीटें खाली हैं और कि ये आने से पीटीआई के सेनेटर्स की तादाद सेनेट में बढ़ेगी, आप समझें।
और पीटीआई को ज़्यादा सेनेटर मिलेंगे केपी से। पहले अगर मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अब कम मिलेंगे लेकिन अभी भी ज़्यादा मिलेंगे। अक्सरियत पीटीआई की ही है, अक्सरियत चूँकि उनकी है। अब पख्तूनख्वा की हुकूमत का तख्ता उलटने की जो खबरें हैं और इस हवाले से क़यास आराइयाँ कह लें या यूँ कह लें कि एक मार्केट में बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म की भी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, एमल वली ख़ान से हुई हैं, इसके अलावा केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात हुई है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। अच्छा, एएनपी कुंडी साहब, ये अपना सेनेट का इलेक्शन है, सब ने अपना अपना एक एक सेनेटर मांगना है। ऑपोजिशन देखे ना जी, इत्तेहादी जमातों ने मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, पीटीआई ने तो अकेले लड़ना है। इधर तो भानुमति का कुंभा होगा ना, पीटीआई पीपल पार्टी कहेगी मेरा सेनेटर हो जाए, नून कहेगी मेरा हो जाए, एएनपी कहेगी मेरा हो जाए, सब अपने जेयूआई कहेगी मेरा हो जाए, नून के वोट मुझे मिल जाए तो मेरा हो जाए। सबको एक दूसरे के वोटों की ज़रूरत है, तो वहाँ तो एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है जो मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पीटीआई की गवर्नमेंट को अभी ख़तरा है केपी में। देखिए, गैप बहुत ज़्यादा है, 20 लोगों को तोड़ना एक काम है, और कोई 2, 4, 5 की बात हो ना तो आप बात करते हैं कि जी 5 का गैप है, 5 का गैप कवर कर लेते हैं, 6 कर लेंगे। और ये 20 वो लोग हैं जिन्हें नजर आ रहा है कि फ्यूचर तहरीक इंसाफ का है सियासत में। नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि उन्हें नजर आ रहा है फ्यूचर तहरीक इंसाफ का, क्योंकि इस टाइम मुल्क की सियासत जिस तरह तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूम रही है, इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना बड़ा मुश्किल है? मेरे ख्याल में जो अरकान पार्लियामेंट है ना, वो काफ़ी नाउम्मीद है। किससे? पीटीआई के फ्यूचर के हवाले से। और मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ एक बंद गली में है। और इस्टेब्लिशमेंट तो समझ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई कमज़ोर हो रही है, ये एक मुसलसल अमल है, 2-3 साल जारी रहेगा तो रोज़ कमज़ोर से कमज़ोरतर होती जाएगी। आप देखें ना, 2 साल पहले जहाँ पीटीआई थी, आज तो उससे कमज़ोर है ना। कैसे? आप पॉपुलैरिटी से किसी सियासी जमात का अंदाजा लगाते हैं ना, गेज इस तरह किया जाता है कि किसी सियासी जमात की पॉपुलैरिटी कम हुई। एक जमात का ढांचा भी तो उसकी मजबूती की अलामत होता है ना। वो तो 8 फरवरी के दिन भी हमारे सामने था, आजाद उम्मीदवारों ने किस तरह से 8 फरवरी तो नहीं होना को भी अगर टिकट मिला तो इलेक्शन अगर आते हैं मुज़म्मिल साहब आने वाले टाइम में, तो आने वाले इलेक्शन आपको नहीं लगता कि 8 फरवरी से ज्यादा सख्त होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक तो इलेक्शंस मुझे 2029 से पहले नजर नहीं आते। अच्छा, ठीक है ना, उसका भी सिस्टम 5 साल मुझे लगता है ये पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो मुझे तो 2029 से पहले इलेक्शन नज़र नहीं आते। तो चूंकि 2029 से पहले इलेक्शन नज़र नहीं आते, अभी मैं और आप 2025 में बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 4 साल पड़े हैं इलेक्शन में, तो दिल्ली बहुत दूर है, तभी इलेक्शन तो फ़ौरन है नहीं। फिर आप देखें, आप जिस 8 फरवरी की कामयाबी की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ बतौर जमात इतनी कमज़ोर थी कि उस कामयाबी को कैपिटलाइज नहीं कर सकी। कमज़ोर थी या कमज़ोर कर दी गई? कमज़ोर थी ना जी। आप देखें, कोई धांधली पर तहरीक नहीं चला सकी, कोई उसके बाद देखें 2018 में अगले दिन ही अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन गया था। आज तहरीक इंसाफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस भी नहीं बना सकी शदीद कोशिश के बावजूद। बट ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस ने क्या डिलीवर किया? नहीं, उसके बाद हुकूमत बनने के बाद भी हम इंटरिम गवर्नमेंट देख लें या हम उसके बाद 2000 नहीं, वो आप देखें पीडीएम ने डिलीवर किया। 24 के इलेक्शन देख लें, अगर वो पीडीएम ना बनता तो अदम एतमाद आप तब की ऑपोजिशन इकट्ठी हुई, आज तक इकट्ठी है। इमरान खान ने अपनी ऑपोजिशन इकट्ठी कर ली। की पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान साहब की इंपॉर्टेंस और उसके बाद के मौलाना फजलुर रहमान साहब की इंपॉर्टेंस, आज भी टफ टाइम देने के लिए खड़े हो जाते हैं मौलाना साहब। पीपल्स पार्टी भी आपके सामने हुकूमत के साथ क्या करती है, 26वीं को वोट डाल देते हैं बाजू मरोड़ने के लिए। आज भी मौलाना फजलुर रहमान 26वीं। देखें, तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान उनकी कश्ती में सवार हो जाते। उसकी कोशिश नहीं की गई या फिर मौलाना को मैनेज नहीं किया गया? क्या मतलब, मुझे लगता है कि सिर्फ एतमाद की कमी थी दोनों तरफ से। सर ये देखें, बतौर देखें 2018 के इंतखाबात के बाद मुश्किल में थी मुस्लिम लीग नून, लीडर उनका जेल में था, तो जेल से नवाज शरीफ ने ख़त लिखा फजलुर रहमान साहब को कि आए मेरे साथ मिले। उन्होंने जरदारी साहब को, बिलावल को ख़त लिखा, बिलावल को कोट लखपत नवाज शरीफ को मिलने गए। सारी ब्रेक थ्रू कोट लखपत में बैठ के नवाज शरीफ ने सबको बुलाया कि आइए इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। सवाल ये है कि इमरान खान किसी से ना बात करने को तैयार है, ना कोई इमरान खान से बात करने को तैयार है।
इसलिए मुझे तो कोई मुहर्रम के बाद तहरीक भी नजर नहीं आ रही। मैं इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की बात तो करती है, और ऐसे में नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकातों की खबरें। तहरीक इंसाफ से बातचीत की बात की जाती है। कोई बंदा, आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कभी ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो अडियाला जाके इमरान खान को मिलना चाहते हैं? लेकिन कोशिशें तो वो अडियाला वो कोटलक पर जाके नवाज शरीफ को तो मिलना चाहते थे, लेकिन वो अडियाला जाके इमरान खान को नहीं मिलना चाहते। आप बात समझें इस सारे में, क्योंकि कुछ गारंटीज मांगी जा रही थी। लेकिन जो भी फुकदान है, गारंटीज नहीं दी गई। नहीं, जो भी फुकदान है वो फुकदान मौजूद है। उसको अपोजिशन, देखिए अपोजिशन का क्या काम होता है। जो अपोजिशन की बड़ी पार्टी है वो अपोजिशन की सारी जमातों को इकट्ठा करके एक इत्तेहाद बना के हुकूमत से लड़ती है। इत्तेहाद कब बनते हैं? जब इंटरेस्ट आपके एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, कुछ ले दे की पॉलिसीज होती हैं, तो ही ये इत्तेहाद अच्छे तरीके से ये अलायंस बनता है। हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाना सबसे आसान काम है। हुकूमत का इत्तेहाद के लिए नहीं, जो हुकूमत का इत्तेहाद है ना वो मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा आपसे हुकूमत में हिस्सा मांगता है। जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो बहुत आसान है, देना तो कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसे ना कहें, बहुत गारंटीज देनी पड़ती हैं। नहीं, आने वाले वक्त में फ्यूचर मुस्तकबिल में फिर आपको पेशकश करनी पड़ती हैं। गारंटीज ये देनी पड़ती हैं कि आप हमें गाली नहीं निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे थे कि इमरान खान ये गारंटी देंगे मुझे आइंदा गाली नहीं निकालेंगे। तो मौलाना साहब 26वीं आईनी तरमीम ना होने देते ना पास। नहीं, तो वो पीटीआई के घर नमाज पढ़ती थी उनके साथ। वो कहते हैं मैंने पीटीआई की इजाजत से वोट डाला है। कोशिशें बड़ी हुई, ज़ाहिर मुलाकातें चुके आप बात समझे ना। वो कहते हैं जी पीटीआई की इजाज़त से वोट डाले। लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि केपी में जो सेनेट के इलेक्शन का स्केड्यूल आ गया है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी रुकावटें मौजूद हैं, क्योंकि ये फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है कि उसने 21 जुलाई से पहले मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारान को हलफ दिलाना है या नहीं दिलाना। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताऊँ, अब केस फिर अदालत में चला जाएगा। कैसे? जो मखसूस नशिस्तें जीते हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं, वो अब पेशावर हाईकोर्ट जाएंगे कि हमारा हलफ नहीं हो रहा। स्पीकर को कहा जाए कि सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारा हलफ लिया जाए। पहले पेशावर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है कि उनका हलफ लिया जाए, और तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था स्पीकर को कि आप हलफ क्यों नहीं ले रहे। अब उसी की प्रेसिडेंट के तौर पे दोबारा ये मखसूस नशिस्तों जिनको मिली हैं, जो नॉमिनेट हुए हैं, ये अदालत जाएंगे कि हमारा हलफ लिया जाए। और मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट दोबारा ऑर्डर करेगा क्या इनसे हलफ लिया जाए, और फिर अगर तहरीक इंसाफ ने हलफ ना लिया तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, और फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। पहले तो पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था, इस बार मुझे नहीं लगता कि उन्हें स्टे मिलेगा, और मुझे लगता है कि हलफ लेने की नौबत आएगी। पीटीआई को ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी। ठीक है ना। उसमें सानिया निश्तर साहिबा की जो नशिस्त है उसके कागजात नामजदगी 10 और 11 जुलाई को हैं जी, तो वो भी है। और पंजाब की भी एक सेनेट की नशिस्त का साजिद मीर साहब का इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी 15 जुलाई को करेगा, और 16 जुलाई को और 21 जुलाई को पोलिंग पंजाब असम्बली में होगी। तो पंजाब असम्बली में एक नशिस्त के लिए पोलिंग होगी 21 जुलाई को, और केपी में जो है वो 10 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर्स उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 15 जुलाई 2025 को जारी करेगा, और कागजात नामजदगी 16 जुलाई 2025 तक वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग 21 जुलाई 2025 को पंजाब असम्बली में होगी। लिहाजा मेरे ख्याल में अब जो सियासत है ना वो सेनेट इलेक्शंस की हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई को सेनेट के टिकट बांटनी है। वो कहेगी हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, हमारे टिकट फाइनल नहीं हो पा रहे, इमरान खान ने किसको टिकट दिया है, किसको नहीं मिला, कौन फारग हो रहा है। देखें ना, इनमें से कुछ सेनेटर्स फारग हो रहे होंगे, उनकी जगह लोगों ने आना है। वो क्या होगा, नए आते हैं नहीं आते हैं, किस किस को टिकट मिलता है, किसके ग्रुप को कौन सा टिकट मिल जाता है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है पीटीआई के अंदर अब बहुत बड़ी ग्रुप बंदी है, टिकटों की तकसीम पे लड़ाई है। यहाँ तो खान साहब खुद टिकट बांट देंगे और एक लिस्ट दे देंगे कि ये लोग हैं, अनाउंसमेंट हो जाएगी, यस हो जाएगा। और अगर खान साहब को खुद टिकट, अगली मुलाकात नहीं होती और टिकट, मतलब आप समझे ना, गंडापुर तो अपने लोगों को टिकट दिलाना, तो ये फिर फैसले ऊपर से होंगे। ऊपर कहाँ से? ऊपर से, जहाँ से अलीम गंडापुर साहब के फिलहाल डायरेक्ट राब्ते गंडापुर साहब तो चाहेंगे कि उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले।
क्यों नहीं लेकिन चाहेंगे? उनके जो लोग हैं वो आपको पता है कि अब नहीं, वो एतराज़ पीटीआई तो के उनके लोगों को, पे। अपने लोगों को, अपना ग्रुप पीटीआई में डालेंगे ना। बाबर क्योंकि सिंह, लीडरशिप सवाती भी साहब तो चाहेंगे। कॉम्प्रोमाइज हो देखिए 4-5 ग्रुप हैं केपी में। एक सवाती साहब का ग्रुप है जी। स्पीकर का, एक गंडापुर साहब का ग्रुप है, एक असद कैसर साहब का ग्रुप है, एक जुनेद अकबर साहब का ग्रुप है। अलीमा खान का मेरे ख्याल से कोई ग्रुप नहीं है केपी में अलीमा खान की प्रेजेंस, जुनेद अकबर की हिमायत करती हैं वो, आप समझे ना। सवाती साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के साथ थे, तो अलीमा के साथ तो नहीं है। तो अलीमा बीबी की केपी में इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं और है। इन सब ग्रुप्स का कनेक्शन इमरान खान से नजर तोड़ता हुआ नजर आता है कि नहीं, जुड़ता बजट हुआ में तो नजर आता सारे ग्रुप जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे कि बजट That's पास my हो जाना point. चाहिए। हाँ? आप वो क्या कहते हैं, वैसे लड़ने को शेर हैं, बजट पे सब इकट्ठे थे। हाँ। तो हैरानगी की बात तो ये है कि उन्होंने बजट पास करने वक्त तो हमें असद कैसर, जो वो सवाती, गंडापुर सब इकट्ठे नजर आए, जुनेद जी। अकबर, और सब ने कहा बजट पास कर लें। तो अब आगे सेनेट इलेक्शन में भी सारे आपस में टिकटें बांट लेंगे या नहीं बांट लेंगे, ये देखा जाएगा। कि वो देखिए, सबसे हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी बड़ा मुश्किल है। 5-6 जमातें हैं, उन्होंने मिलकर आपस में 2-3 सीटें बांटनी हैं। या नून को सेनेट का टिकट मिलेगा तो पीपल पार्टी उन्हें वोट डालेगी, जेयूआई को मिलेगा तो बाकियों ने सब वोट डालना है। तो वहाँ भी सेनेट की जो तकसीम है, वहाँ टिकटों की तकसीम को इतना आसान नहीं है। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब बार बार फजलुर रहमान साहब के पास जाते हैं, ताकि हालात और फैसल मामलात करीम को कुंडी साहब कंट्रोल भी किया जा शहबाज सके। शरीफ को मिलते हैं, क्योंकि केपी की इलेक्शन, जो सेनेट इलेक्शन है, वो तो ये डिमांड कर रही है कि सब आपस में मिलकर लड़ेंगे तो कोई 2-3 सीटें, एक आध सीट एक्स्ट्रा निकल आएगी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, क्या ये सेनेट का इलेक्शन ये बता देगा क्या कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप है या नहीं है। पूछे कैसे? कैसे? सीक्रेट बैलेट का वोट है ना। आपको याद है कौमी असम्बली में सेनेट का इलेक्शन, इमरान खान वजीर आजम थे तो उनका कैंडिडेट हफीज शेख हार गया था और यूसुफ रजा गिलानी जीत के थे। इसीलिए इमरान खान साहब कहते थे कि सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। अब भी ये हो सकता है हुक्मरान इत्तेहाद एक सेनेटर ज़्यादा खड़ा कर दे और पीटीआई के 10 वोट उस सेनेटर को मिल जाएं और एक सीट ज़्यादा निकाल ले पीडीएम का इत्तेहाद। आप बात समझें। हाँ। कि फिर पता लगे कि जी 10 वोट तो कम हुए हैं पीटीआई के, वो 10 कौन से कम हुए हैं, इसका मतलब 10 लोग टूटे हुए हैं। और वो कौन है इसका पता चलाना बड़ा मुश्किल है। ये पहला लिटमस टेस्ट होगा कि पीटीआई के वोट टूटते हैं या नहीं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होगा, किसी को पता नहीं है किसने किसको वोट डाला है और कौन बिक गया और किसने किसको खरीद लिया तो ये पता नहीं लगेगा। तो अगर इसमें डिफेक्शन नजर आई सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई की एमपीएस में, और उन्होंने कहीं पीडीएम के उम्मीदवारों को वोट डाला या फजलुर रहमान के उम्मीदवारों को वोट डाला या कुछ, तो आपको नजर आएगा कि वहां पर एक फॉल्ट लाइन मौजूद है। लेकिन वो इतना मजबूत फॉरवर्ड ब्लॉक होगा कि इमरान खान को डेंट, उनकी सियासत को डेंट डाल सके। अभी वो अपनी प्रेजेंस तो प्रूव कर सकते हैं ना सेनेट के इलेक्शन में, खुफिया रायदही में। अभी लोगों को एक्सपोज तो नहीं होना ना। और फिर दूसरी बात ये है कि ये पीटीआई का भी टेस्ट है कि वो अपने सारे वोट इकट्ठे कर लेगी या नहीं। देखिए ना, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर वो जो इतने कॉन्फिडेंट हैं तो पता लग जाएगा ना। ये केपी का सेनेट का इलेक्शन जो है वो सारा मंजरनामा क्लियर कर देगा कि क्या वहाँ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है, जिसकी कोशिशें वैसे 3 साल से तो चल रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि कुछ नहीं हो रहा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से केपी में क्या, तहरीक इंसाफ में क्या, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक हम दूर दूर तक भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से कुछ नहीं देख रहे, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम स्टेटमेंट के जो बानी पीटीआई हैं वो अली अमीन गंडापुर और दीगर लोगों के जरिए से एनआरओ मांग रहे हैं। अब ये अली अमीन गंडापुर साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन क्लियर करेगा? देखिए, गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं 2 दफ़ा खेल जो है ना वो इमरान खान की रिहाई के करीब ले आया था। तो खराब किसने किया वो खेल? ये तो गंडापुर से पूछेंगे। अच्छा, एक दफ़ा वो कहते हैं संजानी में जो जलसा था, हाँ। उस वक़्त, और फिर दूसरी बार वो कहते हैं कि जब वो डी चौक का ऐलान था जिसमें बुशरा बीबी थी, बुशरा बीबी को इन शॉर्ट वो टारगेट कर रहे थे। करते हैं कि जी उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर की थी, इन्होंने लीड किया, इनके गलत फैसले थे, बुशरा बीबी को जबरदस्ती वहां से लेकर आए गए। तो इसलिए 2 दफ़ा की तो लोग गवाही देते हैं कि 2 दफ़ा को बातचीत करीब पहुंची और उस वक्त टूट गई।
लेकिन अब तीसरी दफ़ा का कोई गवाह नहीं है कि कोई तीसरी दफ़ा को बातचीत हुई है और वो टूटी है। ये जो आप फॉरवर्ड ब्लॉक के बार बार सवाल करती हैं ना, मेरे ख्याल है 21 जुलाई तक तो अब ना करें। 21 जुलाई की शाम जो पोलिंग होगी ना केपी की असेंबली में, वो बता देगी कि पीटीआई का एक भी वोट टूटा है या नहीं। अगर नहीं टूटा तो इसका मतलब है वेल एंड गुड, और अगर कोई 8, 10, 15, ऐसा ना हो कि पीटीआई कोई और सरप्राइज दे दे। उन्होंने पीटीआई ने कोई सरप्राइज तैयार रखा हो इस टाइम। मैं क्या आपका ख्याल है पीडीएम के वोट तोड़ लेंगे? यू नेवर नो। चले ये भी नजर आ जाएगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। फिर तो गंडापुर साहब की हुकूमत लोहा तोड़ हो जाएगी और शीशा पलाई दीवार हो जाएगी और वो किले की मतलब फसीलें उसकी इतनी ऊंची हो जाएंगी। अभी तक तो बज़ाहिर ऐसे ही है, कोई हमला नहीं कर सकेगा। तोड़ते हुए भी नहीं टूटती, जो मर्जी कर लें तरीके अभी तो जरूरत ही नहीं है तोड़ने की, अभी तो जरूरत ही नहीं है। गंडापुर हर वो काम करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो फेडरल गवर्नमेंट चाहती है। उनकी लीडरशिप ही काफी है उनको डंड डालने इनको उनका अपना पीटीआई का सोशल मीडिया ही काफी है उनको डंड डालने के लिए। सोशल मीडिया बल्कि वो तो गवर्नमेंट के हल्के तो कहते हैं गंडापुर साहब पर तनकीद ना किया करें। वो कहते हैं आप लोग उन पर तनकीद करते हैं तो फिर आप उनको कमज़ोर करते हैं। हम उनको कमज़ोर नहीं करना चाहते, लिहाजा उन पर तनकीद ना किया करें। अच्छा ठीक है, चलिए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इंतहाई अफसोसनाक खबर कराची, जहां पर एक इमारत मलबे का ढेर बन गई और अभी भी मलबे तले अफराद वहां मौजूद हैं और अभी तक 7 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हम तक पहुंची हैं। ये 5 मंजिला इमारत थी जो कि ज़मीन बोस हुई है। मुतअद्दिद लोग हैं जो कि इस मलबे तले हैं। दीगर जो इमारतें थी इस मलबे के इस बिल्डिंग के साथ, उनको फ़िलहाल खाली करा लिया गया है। लेकिन कराची की 588 इमारतें फ़िलहाल बताई जा रही हैं कि गैर महफूज हैं। मुज़म्मिल साहब, ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या तो है नहीं। कराची में हाय रोज़ हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि बिल्डिंग्स मस्मार हो जाती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और उस हवाले से क्यों सिंध गवर्नमेंट कोई खातिर खा इक़दाम नहीं करती? मखदूश इमारतें हर शहर में हैं और हुकूमत की नाअहली है कि वो मखदूश इमारतों में लोगों को रहने देती है। देखें, ये टेक्निकली मैं इसको गवर्नमेंट की नाअहली समझ। आप कहेंगे कि लोगों के घर थे, ये था, लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन जो इमारत मखदूश हो गई है, गवर्नमेंट का काम है उसको सील करे। गवर्नमेंट का काम है वहाँ लोगों को ना रहने दे, क्योंकि इस तरह इंसानी जानों का ज़िया होता है। जैसे हम सवात में कह रहे हैं कि आपने दरिया में लोगों को क्यों जाने दिया, आपने रेस्क्यू क्यों नहीं किया, इसी तरह हम ये सवाल भी करते हैं कि मखदूश इमारतों में लोगों को रहने देना गवर्नमेंट की नाअहली का सबूत है। बेशक। और जब इमारत मखदूश हो जाती है तो गवर्नमेंट सर्वे करती है। मखदूश अब जो आज कह रहे हैं 588 इमारतें मखदूज हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास तो सर्वे मौजूद है। सर्वे मौजूद है। पूरे सिंध में 740 इमारतें हैं जो कि गैर महफूज हैं और सिर्फ कराची में 500। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लाहौर में भी होंगी, मुल्तान में भी होंगी, फैसलाबाद में भी होंगी, सियालकोट में भी होंगी। सब हर शहर में मखदूश इमारतें हैं। मैं समझता हूँ कि एक नेशनल सर्वे होना चाहिए मखदूश इमारतों का। अब ये है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो हर सूबे को करना चाहिए। और जो मखदूश इमारतें हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट उनको अपने खर्चे पे ठीक कराए, यहाँ वहाँ लोगों को ना रहने दे। ठीक है ना। इस तरह अब देखो ना, आज मलबे तले से एक आदमी फ़ोन कर रहा था रेस्क्यू वालों को कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकाल लो, और निकालने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। आप समझें, टू बी वेरी फ्रैंक, रास्तों की बंदिश के बाद हैवी मशीनरी पहुंचने में ताख़ीर हुई है, सिग्नल्स भी नहीं है, ठीक है ना, और सारा कुछ हुआ, बाजार बंद थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है इस 25 से 30 अफराद वो कह रहे हैं मलबे तले। मैं एक खातून का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रही थी मेरी सारी फैमिली मलबे तले है। ठीक है ना। तो अब सूरत हाल ये है कि हम इस वाक़े पे अफसोस का इजहार करें या कुछ सीखें इस वाक़े से। ये हुकूमतों की कारकर्दगी बताते हैं ऐसे वाक़यात। बिल्कुल। और हुकूमतें इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो मखदूश इमारतें, क्लाइमेट चेंज, सैलाब से लोगों को बचाएं। और हुकूमतों का क्या काम होता है? हुकूमतों का यही काम होता है। हुकूमतें कुछ सिर्फ इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए थोड़ी होती हैं, आवाम की खिदमत के लिए होती हैं। और आवाम की खिदमत आपने कैसे करनी है? लोगों को हादसात से बचा कर भी करनी है। तो मैं टेक्निकली ये समझता हूँ कि ये जो इमारत गिरना है, जैसे हम सवात के वाक़े पर केपी हुकूमत को ज़िम्मेदार समझते हैं,
जैसे अगर पाकपतन में 20-25 ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गए, पंजाब गवर्नमेंट का कसूर तो हम उसको पंजाब गवर्नमेंट का कसूर समझते हैं। ऐसे ही इस इमारत को गिरने का हम सिंध गवर्नमेंट का कसूर समझते हैं, इल्जाम ठहराएंगे, क्योंकि बार बार मुसलसल हम खबरें सुनते हैं ठीक कि है ना। इमारतें गिर जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी हम पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराते, हम सिर्फ सिंध को ठहराते हैं या हम सिर्फ केपी को ठहराते हैं। जहां भी ऐसा इंसान वाकया होगा जिससे इंसान बड़ी जरूरी है, बिल्कुल, तो हुकूमत की कारकर्दगी खुलकर सामने आएगी। और ये बड़ा ही मेरा मतलब है कि अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से तो सबको ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके काम करने पर, उसकी परफॉर्मेंस पर, कराची में तहफ़्फ़ुज़ात पर, हर चीज़ पर, कराची की बुरी हालत पर, कराची की सड़कों की बुरी हालत पर, कराची की इमारतों की बुरी हालत पर, कराची के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत पर सबको तशवीश है कि कराची पाकिस्तान का दरवाज़ा है, गेटवे है, रेवेन्यू अर्न करता है। और गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है, एक अमूमी राय यही है कि कराची के साथ सुतेले वाला सलूक करती है, क्योंकि गवर्नमेंट अर्बन सिंध से, इंटीरियर सिंध से आती है, रूरल सिंध से, तो अर्बन सिंध के साथ सुतेले वाला सलूक होता है। ये राय जो है ये बहुत मजबूत है। क्राउडेड सिटी है कराची, जिसे रोशनियों का शहर कभी कहा जाता था। अब वहाँ के हालात देखें तो यकीन करें दिल दुखता है। पानी साफ पीने को नहीं है, इमारतों की सूरत हाल आपके सामने है। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है और आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी गई है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? आपको पता है, खातून मुतासिरा फैमिली की जिसने अपना बयान दिया है, उसने बताया है कि हर फ्लोर के ऊपर 3 पोर्शन थे और जब भी यहाँ आना हुआ वहाँ इमारत हमेशा लोगों से भरी रही। कि मतलब ये तो लोग वहाँ पे जो रहने वाले रहायशी हैं वो तो हैं, जो दूसरे आने जाने वाले लोग होंगे या कोई मेहमान होंगे या वैसे दूसरी बिल्डिंग से आने वाले होंगे, अभी भी वो भी मौजूद हैं और बल्बे तले दबे में, और उनको भी नहीं निकाला जा सक रहा अभी तक। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये वाहिद पॉइंट है जिस पर मैं आपसे एग्री करता हूँ और मेरा ख्याल है आप ठीक बात कर रही हैं कि, लेकिन टेक्निकल बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इसका हुकूमत को ज़िम्मेदार समझते हैं। इन जानों के जाने की जिम्मेदारी हुकूमत की कितने है। साल से है सिंध गवर्नमेंट? सिंध से तो जितने साल से पीपल्स पार्टी सिंध जितने साल से पीटीआई की गवर्नमेंट है केपी में उतने ही 12 साल या ज्यादा, 12 साल से ज्यादा पीपल्स पार्टी नहीं मतलब सिंध में वो 8 से चल रहे हैं, वो 2008 से चल रहे हैं, ये 13 से आए हैं। तो कुछ तो आपका टेक्निकल बात ये है। लेकिन अब सूरत हाल है कराची की आपके सामने कि वहां पर इतने नाकिस कारकर्दगी है परफॉर्मेंस के, आए रोज हमें एक तो इदारों की करप्शन। अच्छा, आप लाहौर और कराची का कंपैरिजन कर लें। कभी सुना है कि इमारत इस तरह से गिरी है लाहौर में? नहीं, गिर जाती हैं, अंदरूनी शहर गिरी हैं चंद साल घर, और वो भी लोगों का अपना कसूर था, बिल्डिंग्स नहीं, घर की बात हो रही है। घर वहां बारिश की वजह से, अब यहाँ कराची का मौसम चेंज हुआ लेकिन ओवरऑल भी कराची और लाहौर का कोई कंपैरिजन नहीं है। सड़कें आप लाहौर की सड़कें देखें, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कराची के लोग सच में यहाँ पे जब भी आते हैं लाहौर में तो बहुत एडमायर करते हैं वो लाहौर का, लेकिन वो थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं कि हम पता नहीं कौन से एक गरीब मुल्क में रहते हैं और लाहौर वाले कितने अमीर एक मुल्क में रहते हैं। पेरिस तो नहीं बना सके हम लोग अभी तक लाहौर को, लेकिन कराची लाहौर के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा है, बहुत है। बहरहाल ये कराची वाला वाक़या बहुत दिलखराश वाक़या और हुकूमत सिंध को इसकी ज़िम्मेदारी कबूल भी करनी चाहिए, माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और जो उनके पास डाटा है मखदूश इमारतों का वहाँ से सब लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, उनकी रिहैबिलिटेशन का कोई प्लान बनाना चाहिए और उसको आगे लेके चलना चाहिए। ठीक है ना। गज़ा की बात कर लेते हैं मुज़म्मिल साहब। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल गज़ा में, मुसलसल अटैक इसराइल की तरफ से तो हो रहा है, लेकिन यह है कि फ़िलहाल गज़ा में जंगबंदी के हवाले से भी अच्छी खबरें, जो कि हम पहले भी सुन रहे थे लेकिन अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप के आने के बाद सबकी नज़रें टिकी थी कि सदर अमेरिका इसका कुछ कर सकते हैं। अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गज़ा जंगबंदी से मुतालिक हमास का जवाब 24 घंटों में आ जाएगा। देखिए, हमास को एक तो गैर मुसल्लह होने के लिए कहा जा रहा है, पहली बात वो नहीं हो सकता। अच्छा, आप बात समझें, गज़ा 6 माह का जो सीज फायर प्लान है वो क्या है? पहले दिन आपने यरगमाली छोड़नी है, उसके नतीजे में शुमाली गज़ा से चली जाएगी इसराइली फ़ौज। 7 दिन बाद आप कुछ लाशें देंगे तो उसके बाद जनूबी गज़ा से इसराइली फ़ौज चली जाएगी, और उसके बाद जो है जो इलाके बाकी इसराइल ने कब्ज़े किए और जो फ़लस्तीन और इसराइल के बॉर्डर्स हैं वो रीड्रॉ होंगे, क्योंकि बहुत सारे इलाकों पर अब इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो वो कह रहे हैं कि दोनों 2 स्टेट थ्योरी के तहत के 2 मुल्क होंगे, फ़लस्तीन और इसराइल, तो इसके बॉर्डर्स रीड्रॉ होने चाहिए।
अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बॉर्डर्स बनाए जाएं। लेकिन अमन के लिए वो कह रहे हैं कि हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए कहा जा रहा है। अब हमास गैर मुसल्लह होती है या नहीं होती? गज़ा का जो निज़ाम है वो कोई 3 मुल्कों के हवाले करने की बात की जा रही है, वहाँ कोई पीस फोर्स लाने की बात की जा रही है, और लोगों की वॉलंटरीली जो लोग वहाँ से जाना चाहें उनको जाने देने की इजाज़त की जा रही है, और कोई मुल्क उनको रखने के लिए तैयार नहीं। वहाँ पे इमदाद पहुँचने की बात की जा रही है। अभी मंडे को नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर का ऐलान कर सकती हैं। हमास से बातचीत हो रही है कतर में। अगर डोनाल्ड ट्रंप मंडे को नेतन्याहू से के साथ मुलाकात में गज़ा में सीज़ फायर का ऐलान करते हैं तो ये उनका चौथा सीज़ फायर हो जाएगा। फिर नोबेल इनाम की तरफ और तेजी से बढ़ते हुए जाएंगे। एक सीज़ फायर उन्होंने कराया पाकिस्तान इंडिया, एक सीज़ फायर कराया ईरान इसराइल, एक वो अफ्रीका के 2 मुल्कों के दरमियान कॉन्गो और उसके दरमियान का रूस और यूक्रेन का तो नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब वो कहेंगे कि गज़ा का सीज़ फायर मैंने कराया। तो एक वो कह रहे हैं कि एक सरबराह मुमलिकत जिसने इतनी जंगें बंद कराई हैं कि जंगें बंद कराने का आलमी रिकॉर्ड उन्होंने साबित कर दिया है कि मैं ही सीज़ फायर करा सकता हूँ। देखें, लड़ाई ईरान और इसराइल की थी, सीज़ फायर ट्रंप ने अनाउंस किया। लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की थी, सीज़ फायर ट्रंप ने अनाउंस किया। लड़ाई अफ्रीका में वो 2 मुल्कों की थी, सीज़ फायर ट्रंप ने अनाउंस किया। अब लड़ाई इसराइल और फ़लस्तीन हमास की है, सीज़ फायर ट्रंप अनाउंस करेंगे। तो फिर सीज़ फायर तो वो चौथा सीज़ फायर अनाउंस करेंगे तो फिर वो कहते हैं मेरा नोबेल इनाम तो मेरा बनता है ना। बनता है, बिल्कुल बनता है, पाकिस्तान ने तो पहले ही कहा। लेकिन हमास एक बात कह रही है कि ये 6 माह का सीज़ फायर कोई चीज़ नहीं है, पहले भी 15 दिन, 1 माह, 2 माह का होता है। खिलाफ वर्जी स्टाइल करता है। वो कह रहे हैं करना है तो मुस्तकिल करें, नहीं तो ना करें वाली बात है। इसीलिए कह रहे हैं कि 24 घंटे में हमास का जवाब आ जाएगा। लेकिन हमास के लिए अब गज़ा के अंदर भी मसाइल हैं। आप समझें कि लोग थक गए हैं, लोग अब अमन चाहते हैं गज़ा में, और अब जो है ना कि लड़ाई बंद करने का एक जो गज़ा के अंदर से भी है कि बस करते हैं, अब किसी तरह अमन की तरफ लौटें। तो मेरे ख्याल में गज़ा के अंदर से भी हमास पर दबाव होगा और कि अब अमन लाया जाए। मैंने ऐसी खबरें देखी हैं कि वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वो अब हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि आप अमन की तरफ जाएं। तो मेरे ख्याल में अब अमन की बात वहाँ गज़ा के अंदर से भी हमें ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सीज़ फायर है ये मंडे को अनाउंस हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना। बाकी ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत की खबरें भी आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले, लेकिन वो ईरान अपनी शर्तों पर फिलहाल मुज़ाकरात करने के लिए जब आप टेबल पर बैठ कहता है कि मेरी शर्तें मानी जाएं। ये तो अभी ओस्लो में मुज़ाकरात की बात। देखें, ईरान का अमेरिका के साथ बैठ जाना ही बड़ी बात है। आप मेरी बात समझो, बराह रास्त एक टेबल पर बैठ जाना ही बड़ी बात है। दोनों मुल्क कभी बिलवास्ता मुज़ाकरात करते हैं, कभी कान इधर से पकड़ते हैं, कभी कान उधर से पकड़ते हैं। उनका एक टेबल पर बैठ जाना ही मेरे ख्याल में दुनिया के, देखें पिछले दिनों मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया, फिर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी क़यादत से बात की। इसका मतलब है कि और दुनिया में इधर उधर से भी ईरान पर दबाव डाला जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और इस चीज़ को सेटल करें, क्योंकि ये ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बनता है। तो मेरे ख्याल में ईरान एक आलमी दबाव में भी है कि उसको अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करके एक न्यूक्लियर डील करनी चाहिए, क्योंकि जो दबाव है वो ईरान पर होगा इस वक्त। मुझे लगता है कि अरब सारे ममालिक भी ईरान को कह रहे होंगे, पाकिस्तान भी दबे अल्फाज में ईरान को कह रहा होगा कि अगर आपको कुछ सैंक्शंस हटती हैं और ये करते हैं तो आप कोई रास्ता बनाएं। मेरे ख्याल में सब मुल्क ईरान को कह रहे होंगे कि कोई रास्ता बनाने वाली बात करें। दोबारा ईरान इसराइल जंग हमें नज़र नहीं आनी चाहिए और एक लॉन्ग लास्टिंग पीस होना चाहिए। लेकिन IAEA को जो रिजेक्ट किया है ईरान ने फिलहाल, आपको लगता नहीं है कि अमेरिका को ये बड़ी बात नहीं? जब अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील हो जाएगी तो फिर उसके बाद IAEA के लिए भी दोबारा रास्ता खुल जाएगा। वो कहते हैं हम अभी तक NPT के सिग्नेटरी तो हैं ना, वो ईरान ये कह रहा है कि हमने NPT को तो नहीं छोड़ा है। लेकिन अटैक के बाद तो आपको नहीं लगता सारे मुआहदे ख़त्म हो गए? नहीं, मुझे नहीं लगता सारे मुआहदे ख़त्म हो गए। जो NPT का मुआहदा है, जो बाकी IAEA में भी ईरान वापस आ जाएगा, उसने अपनी साइट्स से अब दोबारा रिहेबिलिटेट करेगा। अभी तो वो कह रहे हैं ना उसकी साइट्स ही सारी तबाह हो गई हैं। देखें, अब टेक्निकल बात यह है कि वो साइट्स कितनी तबाह हुई हैं, कैसे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होंगी। और फिर अगर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात होंगे तो खामनेई साहब भी मंजर आम पर आएंगे। हर बंदे का ये पूछ रहा है कि वो आशूरा पर जो वो
आके ख़िताब करते होते थे। इस बार वो आएंगे आशूरा पर या नहीं आएंगे, या बंकर में ही रहेंगे। नजरें टिकी हुई हैं, बेशक नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उसका नागा नहीं किया। हर साल वो मौजूद होते हैं। तो इस बार बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या खामनाई साहब आशूरा पर भी आकर वो ख़िताब करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इसराइल पर रिलाई किया जा सकता है? देखिए, अब सिक्योरिटी तो ईरान ने देनी है ना उनको, इसराइल ने तो नहीं देनी है। मुसलसल जासूस ईरान से पकड़े जा रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि ये अब आशूरा, अब जब हम आशूरा के बाद प्रोग्राम करने आएंगे ना, तो फिर इस पर खामनाई साहब की प्रेजेंस पे ज़रूर बात करेंगे कि उनकी आशूरा पे प्रेजेंस हुई या ना हुई। अभी क्या सराई करना ठीक नहीं है, लेट्स सी होता क्या। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।